हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक स्कूल में आपको पता है कि दो स्कूल आते हैं, लखनऊ वाला और गोरखपुर वाला। उसका एग्ज़ाम कब है? 28 दिसंबर को है। और हमारी जो रणधीर सीरीज है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये जनरल नॉलेज की सीरीज है। जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि 50 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है भाई। और मेरा टारगेट क्या है कि जनरल नॉलेज में 40 नंबर आपके आने चाहिए अगर आप इस रणधीर सीरीज को पूरा देख कर जाते हैं। और जीके के रण में आपके साथ है रणधीर। बट एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो होता क्या है, जब कोई टीचर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आते तो गाली देने के लिए तो बहुत सारे आ जाते हैं, आपने क्या करा, ये वो फलाना ढिनका। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो फिर ऐसा भी होता है कि मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स अपना फीडबैक भी शेयर नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाता है। हालांकि बहुत सारे तो कोचिंग वाले होते हैं इसमें, ठीक। लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि कोचिंग वालों को तो खैर मैं गिनता नहीं, है ना। उन्होंने तो पूरी साल जब 2 कौड़ी की तैयारी कराएंगे तो 2 कौड़ी के ही बच्चों के नंबर आएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, इसमें से अगर एक बच्चे को भी किसी को मदद मिलती है, हालांकि बहुत सारे बच्चों को मिलेगी लेकिन एक को भी मिलती है, तो मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए। मैथ्स, रीजनिंग, अदर सब्जेक्ट आपने कर लिए होंगे, आप कर लो। आपने जो जो माध्यम अपना रखे हैं, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वो कर लो। ठीक है। और क्लास 6 और 9 दोनों को कवर करेगी वे जीके सीरीज ये। ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों को कवर करेगी। मैंने दोनों को, क्योंकि दोनों का जनरल नॉलेज का लेवल लगभग सेम रहता है। यूपी सैनिक में क्या, दोनों का लेवल सेम रहता है। चलिए, और ये भी ध्यान रखना, ये जो इसको 2 या 3 बार देख के जाना। ठीक है, ऐसा होता है कि बच्चे देख लेते हैं, तुरंत याद रहते हैं, 2 दिन बाद पूछो तो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। और हमारा हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, अगर आपको हॉस्टल बैच नेक्स्ट ईयर के लिए ज्वाइन करना है। 125 सीट है हमारे इस बार। जो जो अगला सेशन आ रहा है उसमें 125 सीट है हॉस्टल बैच में। केवल कक्षा 6 और कक्षा 9 सब मिला के, RIMC, RMS, यूपी सैनिक सब बैचेज मिला के टोटल 125 सीट है। ये इस बार का बैच है हमारा, पूरा होने जा रहा है भैया। ठीक है। और यूपी सैनिक में भी लगभग 36 स्टूडेंट्स हमारे कक्षा 6 के अपियर हो रहे हैं और अराउंड 13 स्टूडेंट कक्षा 9 के अपियर हो रहे हैं। और ये देश की पहली एकेडमी बन गई है जो लिस्ट डालती है बच्चों की कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर। और अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सअप भी आप हमें कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज वीडियो को स्टडी मटेरियल है। अब देखिए, देश में पहली एकेडमी ऐसी हो गई है जिसने ये बता दिया कि उसके यहाँ से कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। और अगर ये बता दिया और कल को इसमें से ही बच्चे सेलेक्ट होंगे तो आप जान सकते हैं कि कितनी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे बच्चों को तैयारी कराई जाती है। और अगर आपको लगता है कि इस बार आपके प्रयास में कहीं कमी रह गई और आप इस बार थोड़े पिछड़ रहे हैं और आपके पास एक और मौका है, फिर आ जाइए जो गढ़ है सिलेक्शन का उसमें, और फिर देखते हैं आपको सिलेक्ट होने से कौन रोकता है। लेकिन एक काम जरूर कर लेना, इसको सेव करके रख लो भाई, क्योंकि जब आना घर से अटैची तभी उठाना जब इसमें से कुछ आपको सिलेक्शंस दिख जाएं। ठीक है, अगर ये कहीं और होते और कोई और इस एकेडमी इस लिस्ट को डाल दे तो इन जो ये है ना 36, इसमें से होंगे 2 सेलेक्ट और वो भी फाइनल जाते जाते बाहर हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इस 13 में से कुछ नहीं आना, 13/0। ठीक है, तो 13/0, 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक। लेकिन मेरा अंदाजा है, हमने बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी कराई है तो यहाँ पे 25 से 30 बच्चे सेलेक्ट होंगे और भी ज़्यादा होंगे। मेरा तो प्रयास है सारे बच्चे सेलेक्ट हो, लेकिन इतनी शानदार तैयारी कराई गई है। चलिए, अब आपके सामने है क्वेश्चन दंदनाता, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, दंदनाते क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 1 है सीरियल, हिंदी में भी ले आया मैं, अंग्रेजी में भी ले आया, क्योंकि मैंने देखा है कि जो यूपी डोमिसाइल के बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है अंग्रेजी में पूरी तरह से, तो मैं चाहता हूँ दोनों बच्चों को फायदा हो जाए। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, कौन से देश में स्थित है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। राइट, कहाँ पे है भाई? ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। एक बात तो ये हो गई। साथ में ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है भाई? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, हालांकि ओशिनिया नाम है। ओशिनिया नाम है क्योंकि न्यूजीलैंड वगैरह भी आ जाते हैं उसमें। ओशिनिया नाम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अभी RMS में सवाल आया था उसमें यही आया था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया उसका राइट आंसर है। एक तो ये वाली बात हो गई। ठीक है। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया के एट प्रेजेंट PM है वो है एंथनी अल्बनीज। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना भी, करंट अफेयर से भी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। एंथनी अल्बनीज ये एट प्रेजेंट PM है ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं, कंगारू।
ठीक है। कंगारू का देश किसको कहते हैं? तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में खेलने आती है तो कहते हैं कंगारू आ गए। तो कंगारू का देश किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ के साथ आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी, जब ग्रेट आपने याद कर लिया तो एक और कर लो, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी कहाँ पे है? वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है। एक मिनरल एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, समझना बात को, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम से निकलता है बॉक्साइट, तत्व होता है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी, ठीक है, BAUXIT, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी होगी, हो सकता है, BAUXIT। बॉक्साइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है? वो भी बच्चों ऑस्ट्रेलिया है। कैनबरा इसकी राजधानी है, CANBERA, कैनबरा। ये मैंने इसलिए बताया, ये चीज़ें आपको पता भी होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा तो पता है ना, ऑस्ट्रेलिया करेंसी डॉलर यूज करता है तो पता है ना। तो कुछ चीज़ें आपको पता होगी, मैं उनको पक्का कराते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ से बनता है करेंसी का, तो करेंसी है इसकी रैंड। ठीक है भाई, रैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं हम। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं? तो अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं, देखो, भूकंपीय विज्ञान। लेकिन अब आपने अर्थक्वेक को भूकंपीय विज्ञान तो यहाँ लगा लिया, लेकिन जब ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, समझिए एग्जामिनर क्या करता है। देखो यहाँ पे तो सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी है इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिस्मोलॉजी। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, इस भूकंपीय की जगह लिख देता है हिंदी में सिस्मोलॉजी, ऐसे, सिस्मोलॉजी। तो आप सोचते हो कई बार कि नहीं आपको हिंदी में देख के मदद मिल जाएगी इस तरह क्वेश्चन को, नहीं भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं बैठा है। ठीक है, तो वो इन शब्द को लिख देता है, इकोलॉजी को चलो ये लिख देगा, कोस्मोलॉजी को ये नहीं लिखेगा ब्रह्मांड विज्ञान, ना 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 ना, इससे तो पता चल जाएगा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं ना, ये लिखेगा कोस्मोलॉजी। अब पता कर लो हिंदी से जरा, क्या पता करोगे, कर लो पता। ठीक, तो इसलिए इसका ध्यान रखना भाई, इस तरह के शब्दों का, कोस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म जो होते हैं, डेड मटेरियल होता है हजारों साल पहले का जो है ना, जीवाश्म, जीवाश्म में क्या क्या आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो अर्थक्वेक को जो मेजर करने का जो स्केल होता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, ये भी ध्यान रखना भाई। रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना जो होता है उस पर अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मेरा टारगेट तो 50 क्या है भाई, मैं तो 50 की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, और मैं तो बाद में वीडियो भी लेके आऊँगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगा कि कितने सवाल आए, और एकमात्र ऐसी अकेडमी है जो चीज़ लेकर आती है, जो बताती है कि जो कराया, देखो या तो हमारा टारगेट रहता हम कुछ नहीं कराते यूट्यूब पर, कराते हैं तो काम का, बस सीधा सीधा। ये नहीं कि भाई ठीक है अपना टाइम निकालो, लंबी लंबी कई कई हज़ार, मैं देखता हूँ 5-5 हज़ार क्वेश्चन की सीरीज पढ़ी हूँ, आता कुछ है नहीं उनमें से। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट, कौन है भाई? तो देखो यहाँ पे 2 आ गए भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लो, हिंदी में सही है ये, CP राधाकृष्णन और SP राधाकृष्णन। तो जरा ध्यान से मार्क करना, पता चला यहाँ पे C है भाई, ये C, ठीक है, CP राधाकृष्णन और SP राधाकृष्णन। ठीक, बस एग्जाम में जरा इसका ध्यान रखना। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अभी? CP राधाकृष्णन है। CP राधाकृष्णन अभी कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति। और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसको भी जरा ध्यान रखना, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो भी 15वें नंबर की है अब, और जो हमारे VP हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी 15वें नंबर के हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। SP राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 सितंबर को हर साल इनके बर्थडे को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं? टीचर्स डे। इसको भी आपको याद रखना है, टीचर्स डे। ठीक है भाई, तो देखो पहले उपराष्ट्रपति SP राधाकृष्णन, अभी के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ठीक है, तो आपके लिए तो आसान बन गया।
15वें नंबर के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु लगती है उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत में 3 ऐसे पद है जिनके लिए बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष चाहिए। एक तो है भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको भी मिनिमम 35 चाहिए, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। ये 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जिनको अपने पद पर बैठने के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, चलते हैं आगे। और उपराष्ट्रपति किसके चेयरमैन होते हैं? ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति, एक्स ऑफिशियो मेंबर पर्सन। आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, सेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई भारत में सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी। और भारत के जो पहले फील्ड मार्शल, मैं एक बार कहूँगा, आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ, CIC कमांडर इन चीफ बने थे KM करियप्पा। 15 जनवरी 1947 में KM करियप्पा जो बने थे आर्मी के चीफ, तो इसलिए बनाते हैं हम 15 जनवरी को KM करियप्पा आर्मी डे। अब इसमें आपको ध्यान रखना, अभी देखो अभी RMS का एग्जाम हुआ, और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम का मैं बताऊंगा आपको तजुर्बा। जब भी इस तरह का सवाल आता है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है या नेवी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो क्या करता है, इस तरह का ये भी दे देगा, 8 अक्टूबर भी रख देगा। तो आपको जरा ध्यान से देखना कि आर्मी डे है, नेवी डे है, एयरफोर्स डे है, क्या है। तो नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर। ठीक है, तो ये नेवी डे है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है भाई? एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें अगले सवाल की तरफ। तो तीनों हो गए। और जो हमारी इंडियन आर्मी है इसका मोटो पता क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। बिफोर सेल्फ। जैसे इंडियन एयरफोर्स का क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। और नेवी का है शाम नो वरुण। शाम नो वरुण, वरुण मतलब समुद्र का देवता। और टच द स्काई विद ग्लोरी, ये टच द स्काई विद ग्लोरी, ये सारे इनके जो टैगलाइंस है ना, जो इंपॉर्टेंट इनके जो स्टेटमेंट वाक्य है, मोटो जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, जब यहाँ पे बात होगी इंडियन आर्मी के जो अभी चीफ है वो क्या है? जनरल, आपके एग्जाम में रहेंगे भाई, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपने कर लिया ना, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अमरप्रीत सिंह ये एयरफोर्स के, और DK त्रिपाठी। ठीक है, DK त्रिपाठी नेवी के हैं, अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के हैं, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के एट प्रेजेंट चीफ है तीनों के। इनको भी जरा ध्यान रखना। ओके, वो डिड नॉट विन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसके उसमें दिया जाता है? तो भाई ये हर साल दिए जाते हैं। तो इस साल किसको नहीं मिला? देखो इस साल 4 प्लेयर्स को ये मिला है, लेकिन सवाल बनेगा तो यही बनेगा किसको नहीं मिला, या मिला भी किसको है। चलो तो देखो, मनु भाकर को तो मिला है, शूटिंग है, शूटिंग की है ये। ठीक है भाई, मनु भाकर को मिला है। शरद कमल को नहीं मिला। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से है, इनको मिला है। गुकेश चेस खेलते हैं, इनको मिला है। और एक है परवीन कुमार, इनको मिला है। ये पैरा एथलीट है, हाई जंपर हैं, हाई जंप करते हैं, पैरा एथलीट, हाई जंप करते हैं, हाई जंप कह सकते हो आप। तो किसको नहीं मिला? तो राइट है आंसर ये बी। ठीक है, क्लियर। तो चारों का जो 4 प्लेयर है जिनको मिला उनका गेम, और मैंने बता दिया हरमनप्रीत सिंह हॉकी, गुकेश चेस, परवीन कुमार हाई जंप यानी पैरा एथलीट, और मनु भाकर शूटिंग, इनको मिला है। ठीक है, चलिए। बिहू डांस कौन सा राज्य परफॉर्म करता है? बिहू डांस तो कहाँ का है बिहू डांस बच्चों? आसाम का है बिहू डांस। ठीक है भाई, क्लियर। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना भाई, उड़ीसा में लोकटक लेक को नहीं भूल सकते आप। लोकटक लेक, सॉरी मणिपुर में हो गया लोकटक लेक। तो यहाँ पे कौन सी है भाई? तो बच्चों यहाँ पे है चिल्का लेक।
याद आ गया। चिल्का लेक है ओडिशा में। और आसाम में चुनाव होने वाले। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी चीफ मिनिस्टर है, चुनाव होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, यहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। एकमात्र तो नहीं, राज्य में अगर मैं बात करूँ तो एकमात्र, पूरे भारत देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। हालांकि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता हैं, दिल्ली की वो मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहू डांस कहाँ का है भाई? बिहू डांस है आसाम का। सफेद हाथियों का देश, द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं? तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कौन सा है भाई, कौन सा देश है? तो बताइए मुझे कौन सा है। तो उसको बोलते हैं थाईलैंड। राइट आंसर क्या है? थाईलैंड। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखना। एक कम्युनिटी है जो म्यांमार से भारत में आई, माइनॉरिटीज, घुसपैठिए जिनको कहते हैं, रोहिंग्या। ये सवाल भी आता है कई बार, तो रोहिंग्या भारत में कहाँ से, रोहिंग्या कहाँ के हैं? तो रोहिंग्या म्यांमार से आए हैं। ठीक। श्रीलंका को भारत पाक स्टेट से जोड़ता है, पाक स्टेट एक है उससे कनेक्ट करता है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा क्या है? BAHT, भात, थाई भात बोलते हैं इसको, BAHT। और कंबोडिया में ये ध्यान रखना भाई, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? वो आपका कंबोडिया में। ठीक है भाई, अंगोर वाट टेम्पल। अंगकोर हो जाएगा ना, कोर, अंगोर नहीं, कोर KBS में। ठीक है, अंगकोर वाट टेम्पल। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। किस ग्रह का सबसे कम घनत्व है, लोएस्ट डेंसिटी है? डेंसिटी का मतलब क्या है? ये पानी की तरह है भाई। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रह है? तो उस ग्रह का नाम है सैटर्न। तो कौन सा ग्रह? शनि ग्रह है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर देखो लोवेस्ट डेंसिटी तो सैटर्न है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है भाई? हाईएस्ट है अर्थ। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है। और सैटर्न वो ग्रह है जिसके आज की डेट में सबसे ज्यादा मून है। सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट कह लो या मून कह लो, किसके हैं? वो सैटर्न के हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मून अगर है तो वो किसका है? जुपिटर का है। और जुपिटर ही सबसे बड़ा प्लेनेट भी है। सबसे बड़ा प्लेनेट भी जुपिटर है और उसका सबसे बड़ा मून भी है। क्या नाम है? गैनीमेड। ठीक है, ये सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है किसी भी प्लेनेट का, और ये प्लेनेट सबसे बड़ा भी है। ये प्लेनेट वो है जिसको रिंग प्लेनेट भी बोलते हैं, रिंग। ठीक है, और इसके सबसे ज्यादा मून है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट मून याद रखना, टाइटन। ये आता है बार बार। टाइटन किसका नेचुरल सैटेलाइट है? तो नेचुरल सैटेलाइट किसका है भाई? वो है सैटर्न का, टाइटन। नेपच्यून सबसे कोल्ड प्लेनेट है। कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? तो ये नेशनल यूनिटी डे बनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को बनाते हैं। सरदार पटेल का जन्मदिन होता है, और सरदार पटेल का जन्मदिन को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। और इनका, ये भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एक बात, और ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं। और इन्होंने, ध्यान रखना भाई, एक ऑपरेशन चलाया था जब भारत आज़ाद हुआ, तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने मना कर दिया भारत में आने से। तब इन्होंने चलाया, होम मिनिस्टर ने वहाँ पे पुलिस भेजी और हैदराबाद को अंदर मिला लिया भारत के। इसलिए इनके जन्मदिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने एकता को बढ़ावा दिया भारत की। और जो ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद को करने के लिए अंदर, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना जरा, ऑपरेशन पोलो। क्लियर। चलिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था ना अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, ऐसे ही ऑपरेशन पोलो भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने चलाया था। 2 अक्टूबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो इसलिए बनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। लेकिन
इससे भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा मतलब कोई झगड़ा नहीं। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी हम 2 अक्टूबर को बनाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे एंड आपका इंडिपेंडेंस डे। ठीक है भाई, चलिए। अगर दमदार कोई एकेडमी तैयारी कराएगी तो ही लिस्ट डालेगी, और 2 कौड़ी की अगर तैयारी होगी तो भाई कोई नहीं डालेगा लिस्ट। बाद में जाएंगे 200 बच्चे और फिर खोजेंगे अच्छा 1-2 का हुआ क्या, उसके साथ 1-2 बच्चा रहेगा और उसके कंधों पर बैठ जाएंगे, बस इससे बात नहीं बनेगी। जिस दिन ये टीचर्स, मैं सबसे पहले अपने आप को इसमें शामिल कर रहा हूं, जिस दिन इन टीचर्स ने काम चोरी छोड़ दी और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो भी इस तरह से लिस्ट डालनी शुरू कर देंगे और बच्चों का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। एक ईमानदार भरी तैयारी शुरू हो जाएगी। जैसे ये एकेडमी दिखा रही है कि हाँ भाई, हमने इन बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार किया है, हॉस्टल बैच से ये बच्चे देने जा रहे हैं। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इस लिस्ट को सेव कर लीजिए, कल को रिजल्ट आएगा और आपका बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि हमें भी एकेडमी के थ्रू तैयारी करनी है, भाई इस लिस्ट को देख के जाना। ठीक है, क्लियर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये है भाई उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है भाई अभी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है भाई, क्लियर। और एक बात ध्यान रखना जरा, देखो उत्तराखंड में तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ही सबसे फेमस, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। एक तो हो गया भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। एक हो गया इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। चौथा हो गया आपका सिंबलबाड़ा, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, और एक हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली। ठीक है, पिन वैली नेशनल। इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक होती है जीके सिप। ठीक है, जीके का सिप मैं इसको कहता हूं, क्लियर। जीके का सिप क्या है, जीके मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा, इंदर किला और पिन वैली। ठीक है भाई, जीके सिप है भाई ये, तो जीके डैश सिप ये आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क करा देगा। हालांकि मेरा टारगेट है कि भाई कोई नेशनल पार्क, वैसे मैं आपको धीरे धीरे जब हम सीरीज को करते रहेंगे तो रिवीजन करते चलेंगे और कोशिश रहेगी कि सारे हो। जैसे ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में जो है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। देखो जम्मू कश्मीर में ज्यादातर वॉर होता है, ठीक है, तो किश्तवाड़ है कि नहीं बताओ, तो किश्तवाड़ से याद कर लेना वॉर। जम्मू कश्मीर में सेना, अब तो खैर शांति हो गई, पहले तो वॉर होता थे वो। चलिए, मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एमपी बनने के लिए कितनी एज चाहिए मिनिमम बताइए। तो राज्यसभा का एमपी बनने के लिए कितनी चाहिए, 23 वर्ष चाहिए भाई। मैं बता चुका हूं, देखो लोकसभा का एमपी या एमएलए, या तो एमएलए हो या एमपी हो लोकसभा का, तो उसके लिए के बनने के लिए चाहिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और 3 ऐसे पद है जिनके लिए 35 साल चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये 3 ऐसे हैं जिनके लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आपसे पूछी जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए, प्रधानमंत्री देखो पीएम, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी, रेलवे मंत्री, कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कोई भी हो, ठीक है, उन सब के लिए बनने के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु चाहिए, 25। ठीक है भाई, 25 वर्ष आयु चाहिए। और जो राज्यसभा है ये बनी थी, जो पहली बार राज्यसभा स्थापित हुई थी, जिसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं, इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं, और ये ऐसी पार्लियामेंट है जिसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। बताओ हुई थी क्या। ठीक है, जैसे लोकसभा 17 अप्रैल को बनी थी, इसको लोअर हाउस बोलते हैं 1952 में। 1951 में चुनाव हुए थे, फिर जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी ना, 17 अप्रैल, पहले चुनाव हो गए, उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, और 3 अप्रैल 1952 को तो पहले राज्यसभा बनी, फिर लोकसभा बनी।
और इस तरह से ये चीज़ें अब चली आ रही हैं। और लोकसभा एक ऐसे सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, जो डिजोल्व नहीं हो सकता, परमानेंट हाउस इसलिए इसको बोलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है भाई? ध्यान रखना बच्चों, अभी ये 550 है, पहले ये 552 थी, लेकिन अब कितनी है? अब ये 550 है। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है? 250। देखो अभी जो लोकसभा में कुल एमपी है ना वो है 543, अभी 7 अभी खाली हैं, लेकिन ये मैक्सिमम हो सकते हैं कितने? 550। ठीक है, लोकसभा के जो एमपी है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन जो ये राज्यसभा का एमपी है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा में अगर मैं बात करूं तो 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 12 मेंबर्स क्या है? वो प्रेसिडेंट भेजते हैं उनमें। तो 238 तो चुनकर आते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव से आते हैं। ठीक है, वो भी राज्यों की विधानसभाओं के थ्रू चुनकर आते हैं। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, जैसे समझिए जैसे बिहार में अभी इलेक्शन हुए और बिहार में नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री 10वीं बार, तो अब जो बिहार में एमएलए हैं वो अपने एमपीज राज्यसभा के लिए चुनकर भेजेंगे। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, किसके साथ शेयर करता है भाई? बांग्लादेश के साथ करता है सबसे लंबा बॉर्डर, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है। तो राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है लगभग। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है भाई? रशिया है लार्जेस्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना भाई, आपको 3 4 5 शुरू के याद होने चाहिए और भारत का पता होना चाहिए, भारत कौन से नंबर पर है। तो भारत है 7वें नंबर पर, पहली तो बात ये, इंडिया 7वें नंबर पर। और सबसे पहले पे रशिया हो गया, दूसरे पर कौन हो गया भाई? दूसरे पर हो गया कनाडा, तीसरे पर हो गया चाइना, चौथे पर हो गया ये यूएसए, 4 तो यहाँ पे हैं। 5वें पे कर दो साउथ अमेरिका का ब्राजील। ठीक है, ब्राजील है साउथ अमेरिका का, 40% हिस्सा वही है। 6ठे पे कर दो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश भी है, महाद्वीप भी है। और 7वें पर आ गया इंडिया। और एक होता है 8वें पर अर्जेंटीना, ये होगा। मैं 10वां बता दूं, अल्जीरिया। देखो 7 हो गए ना, 8वां हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका में है, फिर कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में है, और फिर हो गया अल्जीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। चैट जीपीटी, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे चैट जीपीटी से, सारा कर लेंगे चैट जीपीटी से। ठीक है, सब कुछ काम चैट जीपीटी कर देगा आपका, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, अभी एक दौर में है, पेरेंट्स भी दौर में है, नया नया शौक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1-2 साल बाद जैसे वो ऑनलाइन एजुकेशन का बबल बाहर आया था ना, ऐसे ही इसका भी जो एआई का बबल है वो बाहर आने वाला है, बस चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है बच्चों चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना। और चैट जीपीटी जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई। अब बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि चैट जीपीटी गूगल ने बनाया, नहीं नहीं भाई, गूगल अलग है, ओपन एआई एक कंपनी है, उसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी ध्यान रखना एआई की फुल फॉर्म, कभी इसको गलती कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट बनाया जिसका नाम है चैट जीपीटी। ठीक है, और ऐसे ही गूगल का अपना है, ध्यान रखना ये भी, गूगल का अपना जो एआई चैटबॉट है उसका नाम है जेमिनी, गूगल का है जेमिनी। ठीक है, गूगल का जो एआई है उसका नाम है जेमिनी। ठीक है, और ओपन एआई का है चैट जीपीटी। ठीक, और ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, जो जिन्होंने ओपन एआई कंपनी बनाई, जिन्होंने मतलब चैट जीपीटी बनाया, उसका क्या नाम है? उनका नाम है सैम एल्टमैन। इन्होंने बनाया चैट जीपीटी, इन्होंने ये कंपनी बनाई, इस कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया। चलिए लिस्ट आपके सामने है, बहुत शानदार रिजल्ट अगर आता है तो आप लगा लीजिए कितनी अच्छी पढ़ाई कराई है। मेरा लिस्ट जारी करने का मकसद पता क्या है यार? इसमें ना, इस इंडस्ट्री में ना बेईमान बहुत है, एक से एक डकैत टाइप का व्यक्ति भरा पड़ा है इनमें। होता यह है कि फोटो तो नकली लगाते ही लगाते हैं, सिलेक्शन भी इधर उधर के बताते हैं, सारी चीज मतलब जिनको पढ़ाते हैं वही सिलेक्ट नहीं होते, बाकी पता नहीं कहाँ से फोटो आते हैं। बस मुझे पेरेंट्स का अगर साथ मिल गया तो मैं इनकी छुट्टी करने वाला हूँ, ताकि सब लिस्ट डालेंगे, और सब लिस्ट डालने में ये होगा कि फिर
जो नकली एकेडमी है ना, इन पे ताले लगेंगे, और जो जो डेडिकेटेड टीचर्स और एकेडमी है वो बच्चों का एजुकेशन देंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। ठीक है, मेरा मानना है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इस लेवल पर अगर अच्छा सुधार हो गया तो यही बच्चे आगे जाके देश का भविष्य है भाई। यही बच्चे तो आगे जाके बड़े बड़े अफसर बनेंगे। इनको सही कर दो, बाकी तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, ध्यान से पढ़ लेना भाई, तुम ये नहीं पढ़ते। अक्सर बच्चा क्या करता है, ये नहीं पढ़ने का पीस टाइम, बस हाईएस्ट गैलेंट्री देखा, इतना देखते ही बस खत्म कर देगा, खत्म, परमवीर चक्र लगा के आ जाएगा हाईएस्ट गैलेंट्री देखते ही। ठीक है, तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम कौन सा है भाई? अशोक चक्र इज द राइट आंसर, अशोक चक्र। और अशोक चक्र जो आज तक जो गैलेंट्री अवार्ड है, सबसे पहली महिला जिनको अशोक चक्र मिला था नीरजा भानोत, ये याद रखना भाई। ठीक है, इन्होंने एक फ्लाइट में साहस का परिचय दिया था। ठीक है, फ्लाइट अटेंडेंट थी, और इन्होंने फिर जो आतंकवादियों से लोहा मोल लिया था, नीरजा भानोत। पहली महिला जिनको अशोक चक्र मिला उनका नाम है नीरजा भानोत। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किससे संबंध है? सिनेमा जगत से, पहले तो ये याद रखना, सिनेमा से संबंध है। तो किसको मिला है? मोहनलाल को मिला इस बार का। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप है भाई आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सांची जिले में स्थित है। सांची टाउन है एक। और सांची का स्तूप किस धर्म को रिप्रेजेंट करता है? यह है भाई बौद्ध धर्म। अब आप कहेंगे सर ये सांची स्तूप क्या होता है? देखो, जब भगवान बुद्ध उसको मोक्ष की प्राप्ति की तो उन्होंने कहा था कि जो मेरे अवशेष हैं अलग अलग जगह पर उनको रख देना। तो ऐसे ही उनके अवशेष यहाँ रखे गए, और यहाँ पे भी उनका स्तूप बनाया गया, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंध है? वो है भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से। ठीक है भाई, क्लियर। और ये यहाँ पे, और 3rd सेंचुरी में इसको बनाया गया था, 3rd सेंचुरी में इसको बनाया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म लिख दूं मैं, नेशंस, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब पता क्या है, अब ये आता है इस तरह का, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे पूछ लेंगे कि यूनिसेफ का काम क्या है, तो जिस भी ऑप्शन में चिल्ड्रन की बात हो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज देखो ये आरएमएस में भी सवाल आया था इस तरह का, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो आप फुल फॉर्म से याद रखना, जिसमें चिल्ड्रन की बात हो वही आंसर हो जाएगा। चलिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटक में। और 3 नेशनल पार्क है, बांदीपुर, बनरघट्टा और आपका नागरहोल। ठीक है, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल, ये जो हैं आपके 3 है कर्नाटक में। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अभी तो खैर युद्ध थम गया है, चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बीच में विवाद काफ़ी बढ़ गया था कि कौन बनेगा, 2.5 साल पूरे हो गए, लेकिन सिद्धरमैया अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी, जहाँ पर क्या है, इसरो है। और बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, गार्डन सिटी। ठीक है, बगीचों का शहर किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। देखो, बेंगलुरु को ये तो पता है भाई सबको कि स्पेस सिटी बोलते हैं, स्पेस सिटी तो ठीक है इसरो है, लेकिन बगीचों का शहर भी बोलते हैं उसको। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र लिखा भाई भरत मुनि ने, भरत मुनि इज द राइट आंसर। कालिदास ने तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। वाल्मीकि रामायण बहुत आता है। पाणिनि अष्टाध्यायी, संस्कृत की ग्रामर किसने लिखी? संस्कृत की ग्रामर किसने? अष्टाध्यायी। संस्कृत की ग्रामर का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये किसने लिखी भाई? पाणिनि ने लिखी। उसको क्या बोलते हैं अष्टाध्यायी को? ग्रामर ऑफ संस्कृत। गीतांजलि किसने लिखा? गीतांजलि पूरा जो ग्रंथ है किसने लिखा भाई? ये लिखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर इनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला, इसी के लिए 1913 में। तो गुरुदेव को क्या मिला? साहित्य का नोबेल प्राइज। इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गुरुदेव किसको कहा जाता है, तो है रविंद्रनाथ टैगोर। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है भाई। राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन। ठीक है, ये भी है। वंदे मातरम लिखा है हमारा जो राष्ट्रगीत है,
जिस पर देखो अभी पार्लियामेंट में बहुत बहस चल रही है कि वंदे मातरम से बहुत सारी चीज़ें हटा ली गई थी, पार्लियामेंट में इस पर काफ़ी चल रहा है। तो ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है इसको भी बराबर ध्यान रखना, और राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान की बराबर की ही दर्जा प्राप्त है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर, किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन है? सरोजनी नायडू। नेशनल फ्लैग डे, झंडा दिवस कब बनाते हैं? तो झंडा दिवस बनाते हैं 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने झंडे को अडॉप्ट किया था। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने इसको अपनाया था, इसलिए 22 जुलाई को हम बनाते हैं झंडा दिवस। अब एक बात हो रही है यहाँ पे, ये भी झंडा दिवस है लेकिन ये सेना झंडा दिवस, बस इतना ध्यान रखना। सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? वो बनाते हैं 7 दिसंबर को, और नेशनल फ्लैग डे बनाते हैं हम 22 जुलाई को। ठीक है भाई, चलिए। गवर्नर उत्तर प्रदेश के कौन है? जब आप परीक्षा में बैठेंगे, जिस दिन आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, कौन है गवर्नर? तो वो है भाई आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। आरिफ मोहम्मद खान भी कहीं के गवर्नर है, अभी बिहार का इलेक्शन हुआ है, वहाँ के गवर्नर है आपका आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ दिलवाई। ठीक है भाई, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो गए नीतीश कुमार। हाउ मैनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? तो इंडिया के कितने राज्य हैं? तो इंडिया में एट प्रेजेंट 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है भाई, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, तो ये भी आपको याद में रखना है। चलिए, तो मैंने 25 क्वेश्चंस का भाई सेट 1 था, और आपको देख ही रहे हैं कितना काम का है सारा चीज़ें। और मैं टोटल जितने सेट आवश्यक होंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा मैं 1 लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 20 लाऊंगा, पता चला मैंने आपको इतना दे दिया। पर मेरा टारगेट है 40 नंबर बच्चे के नहीं रुकने चाहिए, किसी भी बच्चे के। इस नंबर पर कॉल करके आप हॉस्टल बैच के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये हमारा इस बार का हॉस्टल बैच है, और देख रहे हैं बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारी, आप अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके ले सकते हैं। और मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, देश की पहली अकेडमी ऐसी बन गई जिसने अपनी ईमानदारी का 100% परिचय दे दिया। देखिए, कोई अकेडमी इसको जारी नहीं करती, और आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं जारी करती। पता है क्या है? जिस दिन आप मान लो कि जारी कर देंगे, तो उस दिन समझो बात को, जारी हो जाएगा 0। बस इतना होगा, ये जारी है ना, ये 0 हो जाएगा, बस ये जारी 0 बन जाएगा जिस दिन जारी कर देगा इसको कोई। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने क्यों जारी कर दिया? क्योंकि भाई बच्चों पर मेहनत करते हैं, हमारी जो टीम है पूरी मेहनत करती है, डेडिकेशन पूरा है। बाकी तो भगवान के भरोसे होता है भाई, अगर मेहनत करेंगे तो भगवान फल देता है, नहीं करोगे तो नहीं देगा। अब देख लो ना, ये यहीं पे क्यों जारी हो रही? सबकी जारी कर दी है, ऐसा नहीं कि इन्हीं की, सबकी। मेरा अंदाजा ये है बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लगभग 50-60% सिलेक्शन रेशो यहाँ से निकल कर आएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशो होगा ईमानदारी के साथ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।